जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं दूसरा चैप्टर को कंप्लीट करने की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप दूसरा चैप्टर को पढ़ने से पहले आप सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के इस टाइम लाइन को देखिए कि हड़प्पा सभ्यता में आपने जो पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता में आपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि इनका काल जो रहा है वो 2500 से 1700 ईसा पूर्व तक रहा है। 2500 से 1700 ईसा पूर्व तक रहा है हड़प्पा सभ्यता का काल। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता का काल ये 2500 से 1700 ईसा पूर्व तक रहा है। लेकिन उसके बाद, और आपने इसमें ये पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ जो थे बड़े बड़े बिल्डिंगें मिली है, यहाँ व्यापार किए जाते थे, यहाँ के लोग शहरी थे। ये सब चीज़ों के बारे में आपने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था। लेकिन इसके ठीक बाद जब एक सभ्यता मिली है भारत में, तो वो वैदिक सभ्यता मिली है। और वैदिक सभ्यता में आके हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग थे वो बिल्कुल ग्रामीण थे, यानी ग्रामीण परिवेश के रहने वाले यहाँ के बिल्कुल लोग थे। यानी यहाँ जो है हड़प्पा सभ्यता जैसी कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने को नहीं मिली है। यहाँ झोपड़ियाँ मिली है देखने को, यहाँ नगरीय लोग नहीं देखने को मिले हैं, यहाँ ग्रामीण लोग देखने को मिले हैं। यहाँ मोहनजोदड़ो जैसी कोई बड़ी सिटीज नहीं देखने को मिले हैं। यहाँ छोटे छोटे कबीलों में बटे लोग देखने को मिले हैं। जबकि यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी व्यापार नहीं किया करते थे, वो सब पशुपालन कृषि पे आधारित थे। तो उन सब के बारे में आखिर वो कौन थे? वो वैदिक सभ्यता वाले लोग थे। उनकी खोज जो हुई थी, उनका जो काल रहा है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक ये वैदिक काल रहा है, वैदिक काल रहा है। अब देखिए, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक आपने पढ़ा। सॉरी, ये जो है टाइम लाइन हमारा गलत हो गया। 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक आपने ये पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता का काल रहा है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता का काल रहा है। अब देखिए, इसके बीच जो ये काल रहा, इसके बीच जो ये समय रहा, इसके बीच क्या हुआ, इसके बारे में अभी तक इतिहासकार नहीं खोज पाए हैं। लेकिन उसके बाद जब 1500 ईसा पूर्व तक जो खोज मिला है वो वैदिक काल का खोज मिला है। अब देखिए, वैदिक काल में जितने भी लोग थे, अभी आपको बताया कि यहाँ जितने भी लोग थे वो ग्रामीण परिवेश के रहने वाले थे, पशुपालन पर आधारित थे, कृषि पर आधारित थे। लेकिन उतनी मात्रा में यहाँ पे कृषि नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई ऐसी खास धातु का आविष्कार नहीं हो पाया था जिससे कि किसी के पैदावार में वृद्धि हो सके। लेकिन जब वैदिक काल का जब 600 ईसा पूर्व यानी कि जब समाप्त होने वाला था वैदिक काल, तो इसके बीच जो है एक ताकतवर मेटल यानी कि लोहे का खोज होता है, जिसे कि लौह युग के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ताकतवर मेटल जो कि लोहा है, अब ये जो है खोज हो जाता है वैदिक काल का समाप्त होने ही वाला था, और उसके समय में जो है लौह युग का प्रारंभ हो जाता है। अब जब लोहे का जब इन सब ने आविष्कार कर लिया, इन सब ने खोज कर लिया, तो लोहे की खोज होने से जो है वैदिक काल की सभ्यताओं में और वृद्धि हो गई। यानी वैदिक सभ्यता के लोग जो थे कृषि पर आधारित थे, तो वहां जो है कृषि होती थी। लेकिन जब लोहे जैसी कठोर धातु जब आ गई, तो यहाँ जो है हल जो बनाए जाते थे अब वो भी लोहे के बनने लगे। यहाँ तक कि बड़े बड़े हथियार भी लोहे के बनने लगे। तो जब हल जो है लोहे के बनेंगे तो अंदर तक मिट्टी को खोद पाएगा, और जब अंदर तक मिट्टी को खोद पाएगा तो पैदावार में भी वृद्धि होगी, और जब पैदावार में वृद्धि होगी तो हर किसान को पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो और कृषि करेंगे, और जब कृषि करेंगे तो वो जितने भी क्षेत्र थे वो सब और धीरे धीरे ताकतवर बनने जा रहे, क्योंकि पैसा आया तो पावरफुल तो बनना तय है। तो इन सब के पास जब पैसा आया तो ये सब जो धीरे धीरे पावरफुल बनते गए और कृषि की पैदावार में और बढ़ोतरी करते गए। लेकिन ये सब जितने भी क्षेत्र थे, जितने भी कबीले में बटे हुए क्षेत्र थे, तो इन सब के पास जो है आ गया पैसा, और जब इन सब के पास आ गया पैसा तो इन सब ने जो है एक दूसरे पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अटैक यानी कि एक दूसरे पे वार करना होता है ना। पैसा आया और जो है खलबली मचना स्टार्ट हो गया, और सब पे जो है राज करने का स्टार्ट कर लिया। और जितने छोटे छोटे कबीलों में बटे क्षेत्र थे वो आगे चलकर जो है 16 बड़े कबीले बन गए, 16 बड़े महाजनपद में तब्दील हो गए। अब देखिए, 16 बड़े महाजनपद में जब ये तब्दील हो गए, 16 बड़े महाजनपद, आप समझिए 16 महाजनपद,
16 महाजनपद। अब समझिए महाजनपद मतलब क्या होता है। महा मतलब होता है सबसे ज्यादा, बहुत बड़ा, विशाल, महा। उसके बाद जन मतलब होता है लोग, जन मतलब लोग, और पद मतलब होता है पैर, यानी कि विशालतम तौर तरीके में, यानी विशालतम रूप में जहां पर लोगों ने पैर रखा, ऐसे समझिए ना कि विशालतम रूप में जहां पे लोगों ने रहना स्टार्ट किया वो महाजन पद बन गया। तो ऐसे ही 16 महाजन पद में वो छोटे छोटे कबीले तब्दील हो गए। तो 16 महाजन पद में जब ये तब्दील हो गए तब फिर इस 16 महाजन पद में से सबसे शक्तिशाली जो बना वो मगध था। सबसे शक्तिशाली जो बना वो मगध था। जैसे आप लोग देखते हैं कि ले लीजिए चार लाठी ले लीजिए, और चार लाठी में से ऐसा तो एक लाठी जरूर होगा जो कि कोई ना कोई खास तजुर्बा रखता हो, किसी में जो है खास उसमें जो है ताकत हो। तो इसी तरह से जो है 16 महाजनपद में से कोई खास ऐसा ताकतवर था तो वो जनपद था मगध जनपद। मगध ये जो था ये सबसे ताकतवर, 16 महाजनपद में से सबसे ताकतवर मगध था। तो हम लोगों को जो है सेकंड चैप्टर में मगध के राजाओं के बारे में पढ़ना है। तो मगध के राजा जो हुए उन सब के बारे में पढ़ना है, और यहाँ जो वंश हुए उन सब के बारे में पढ़ना है। तो मगध काल में जो मगध में जो राजा हुए उन सब के वंश को पहले देख लीजिए। तो मगध में जो हुए थे वंश वो हुए थे हर्यक वंश, जितने भी वंश हुए थे यहाँ पे हर्यक वंश हुए थे, उसके बाद शिशुनाग वंश हुए थे, उसके बाद नंद वंश हुए थे, फिर मौर्य वंश हुए थे। जितने भी वंश हमने बताया ये चारों वंश जो है मगध में शासन किए थे। अब चारों वंश में कौन कौन से ऐसे राजा आए तो उन सब को जो है पढ़ना है। तो हर्यक वंश में जो राजा आए थे, सबसे पहले हर्यक वंश में राजा आया था बिंबिसार। आप याद रखिएगा, हर्यक वंश में जो राजा आया था वो पहला आया था बिंबिसार, यानी बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होइए, पहला आया बिंबिसार, पहला आया बिंबिसार। आपको इसलिए इतना प्रेशर करके बता रहा हूं क्योंकि आगे जो है बिंदुसार नाम का राजा आने वाला है। तो बिंबिसार जो है वो पहले आया है, आप इतना पकड़िए। तो बिंबिसार जो पहले आया तो वो हर्यक वंश के संस्थापक थे। तो इन्होंने जब राज किया तो इसके बाद इनके बेटे थे, इनका बेटा था जिनका नाम था अजातशत्रु, जिनका नाम था अजातशत्रु। अब देखिए जब अजातशत्रु आया तो अजातशत्रु जो आया था उसके बाद फिर इनका बेटा था उदाइन, उदाइन राजा बना। उसके बाद नागदशक राजा बना। अब जो ये उदाइन तक का जो है ये तीनों बाप बेटे का आप कहानी सुनिए, आप तीनों बाप बेटे का कहानी सुनिए नागदशक को छोड़ के। तो तीनों बाप बेटे जो थे, तो जैसे अभी अपने पढ़ा बिंबिसार को की जो हत्या की थी उनके बेटे अजातशत्रु ने हत्या कर दी। जब वो बिंबिसार बूढ़ा हुआ तो उनकी हत्या कर दी अजातशत्रु ने और ये खुद राजा बन गए। उसी के साथ जिसने हत्या कर दी उसके बाद फिर जब अजातशत्रु राजा बने तो अजातशत्रु के बेटा उदाइन ने भी उनकी हत्या कर दी। तो तीनों बाप बेटे की मौत इस तरह से हुई है। अब देखिए उसके बाद जब नागदशक आते हैं हर्यक वंश के अंतिम शासक, तो नागदशक जी जो थे तो इसने जो है इसकी जो हत्या हुई थी वो इनके सेनापति ने हत्या कर दी थी, इनके सेनापति ने हत्या कर दी। अब जब इनके सेनापति ने हत्या कर दी तो हर्यक वंश के बाद जो है आया शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। अब देखिए शिशुनाग वंश में जो शासक आए उनको आप देखिए, शिशुनाग वंश में जो शासक आए उनको बस आप एक तो याद रखिए कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, तो शिशुनाग थे। ये आपका क्वेश्चन एक रहता है कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, तो शिशुनाग थे। इसके बारे में हम लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना है। उसके बाद शिशुनाग वंश के बाद आपको बताया कि नंद वंश आया, उसके बाद नंद वंश आया, और नंद वंश में भी हम लोग को दो ही शासक पढ़ना है। पहला नंद वंश के जो संस्थापक थे वो था महापद्मानंद, नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद थे। तो नंद वंश की स्थापना जो है महापद्मानंद ने की, कुछ समय तक शासन किया। उसके बाद अंतिम शासक जो थे वो थे घनानंद, अंतिम शासक घनानंद, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो वो थे घनानंद। अब देखिए घनानंद जो थे ये कुछ अलग ही प्रकृति का राजा था, यानी कि पूर्ण रूप से ये जो है राजपाट की जो है विलासी राजा था, ये पूर्ण रूप से उसी में लीन हो चुका था। ये लोग क्या कर रहे हैं किसी की ये नहीं सुनता था, सिर्फ अपनी सुनता था, अपने ही पेट भरना था और अपना बस जो है मस्ती मौज मस्ती में इसका जीवन कट रहा था। और गुरूर था इसको, घोर यानी कि कट्टरपंथी विरोधी राजा ऐसे मान लीजिए इसको। तो इस तरह के घनानंद राजा थे। तो जब घनानंद राजा थे तो इसके दरबार में एक पंडित हुआ करता था जिनका नाम था, आप सबने सुना है, आचार्य गुरु चाणक्य, आचार्य गुरु चाणक्य, इन सब का जो है नाम आपने सुना है। अब देखिए चाणक्य जो इनके दरबारी पंडित हुआ करते थे तो
ये वहीं के जो है पंडित हुआ करते थे। अब देखिए समझिए जरा इसके दरबार में हुआ क्या था। इनका जब किस्सा आप सुनेंगे तो बहुत ही, आप सब ने सुन रखी है इनके किस्से को, सब ने सुनी है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। तो घनानंद जो थे, इन्होंने जो है अपने राज्य में, नंद वंश में अपने राज्य में जो है यज्ञ करवाने वाला था, यज्ञ करवाने की परंपरा, क्योंकि इनका राज्य जो था बहुत ही बड़ा था, बहुत बड़े, इनका सेना जो था बहुत ही संख्या में सेना था इनका। यहाँ तक कि अलेक्जेंडर, जिसे कि हम सिकंदर बोलते हैं, सिकंदर द ग्रेट सिकंदर, तो सिकंदर भी इसके जो है राज्य पर आक्रमण करने की सोचता तक नहीं, क्योंकि इसकी सेना जो थी वो बड़ी ही संख्या में थी, बहुत बड़ी संख्या में इनकी सेना थी। इसलिए यहाँ पर जो है सिकंदर जैसे महान राजाओं ने भी इनके क्षेत्र पर अधिकार नहीं कर पाया। लेकिन इनके क्षेत्र पर जो है कोई बाहरी राजा अटैक करके इस पर अधिकार करते हैं, आम इंसान अटैक करके इस पर जो है हक करते हैं इस पे। अब वो जो है यहाँ पे इंटरेस्टिंग कहानी हो जाती है। तो इसके दरबार में जो है यहाँ पे यानी घनानंद ने अपने दरबार में जो है यज्ञ करवाने का सोचा, यज्ञ करवाने का ठाना। और जब यज्ञ करवाने का ठाना तो इसमें जो है आचार्य चाणक्य गुरु, इसने कहा कि इस यज्ञ को मैं करवाऊंगा, क्योंकि वो दरबारी पंडित थे, तो इसने कहा कि इस यज्ञ को जो है मैं करवाऊंगा। तो घनानंद ने उनकी बेइज्जती करते हुए कहा कि क्या तू, मतलब उस समय जो था चाणक्य, आचार्य चाणक्य गुरु का थोड़ा सा एज कम था, तो उसे जो कहा कि तू छोटा सा पंडित है, तू इतना बड़े यज्ञ को कैसे करा पाएगा, तू जानता भी है कुछ या तो नहीं, तो तू इतने बड़े चीज को जो है नहीं करा पाएगा, तू इतने बड़े यज्ञ को नहीं करा पाएगा। इस वजह से उनको जो है चोटी पकड़ के दरबार में से जो है धक्के मार के उसे भगा दिया गया था, जैसे कि आप लोग जो है इस चीज में देख रहे हैं। उसी तरह से सीखा को जो है, उनका पंडित का सबसे बड़ा चीज होता है वो सीखा, टिक्की जिसको बोलते हैं, तो सीखा को पकड़ के जब उसको भगाया था तो वहां पे जो है प्रण लिया था इसने, चाणक्य गुरु ने कहा कि तेरे जैसा विलासी राजा इस साम्राज्य को जो है नहीं चाहिए, नंद वंश को जो है तेरे जैसा विलासी राजा नहीं चाहिए। और इसने जो है वहां पे प्रण लिया कि तेरे जैसे जब तक विलासी राजा को मैं इस गद्दी पर से उठा के फेंक ना दूं तब तक मैं जो है अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। यानी शिखा को जब चोटी पकड़ के उसको जो भगाया गया था तो उसका जो है सबसे बड़ा, उसने कहा कि मेरे जीवन में ये सबसे बड़ी बेइज्जती है और इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। तुमको वो उस पथ पे से हटाकर, उस गद्दी पर से तुमको हटाकर जो है एक दूसरा राजा जब तक ना बैठा दूं तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। इनका ये प्रण जो लिया था, जब इसने ये प्रण लिया था तब जो है घनानंद इसका जो है हंसी उड़ाकर छोड़ दिए थे। तब जो है वो वहां से चाणक्य गुरुजी दरबार से निकले और जब इसने निकला तो रास्ते में जो है कहीं पे एक ड्रामा हो रहा था, ऐसे मानिए एक ड्रामा हो रहा था। तो वहां पे जो है एक लड़का था जिसका नाम था चंद्रगुप्त, जिनका नाम था चंद्रगुप्त। उन्होंने जो है, चंद्रगुप्त जो थे वो यानी कि एक्टिंग कर रहे थे, वो एक्टिंग कर रहे थे। और जब चाणक्य गुरुजी ने देखा तो इसने देखा कि ये लड़का जो है राजा बनने की खासियत तो रखता है, इसमें वाकई राजा जैसी कोई चीज है, इसे कुछ पसंद आई होगी उसमें, तो इसने कहा कि इसमें कुछ वाकई राजा जैसी चीज है। तो उसको जो है उनके माता पिता से ले लिया, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं आज के जमाने में, तो उसे जो है खरीद लिया, उसे ले लिया और उसको जो है तक्षशिला में ले जाकर उसको जो है शिक्षा दीक्षा दी। तो शिक्षा देने के बाद जब वो बना तो वो जो है बन के तैयार हुआ और जब राजा के लायक बन गया तब जो है वहां पे अधिकार कर लिया, किस पे, नंद वंश पे। क्योंकि गुरु जो होता है दोस्तों, गुरु सबसे बड़ा चीज होता है। गुरु यदि किसी को ऊपर चढ़ा सकता है तो वो नीचे भी ला सकता है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे हो जाती है कि गुरु जो थे वो चाणक्य गुरु जी, वो उनके गुरु थे घनानंद के, तो उसकी जो है बेइज्जती हुई थी। तो उसने जो है इनको क्यों इनको कर पाया, क्योंकि इनको हर चीज वहां का तजुर्बा मालूम था, हर चीज मालूम था, उस राजा की कमजोरी, ताकत, सेना कितनी है, कहाँ क्या चीज है, उन सब चीज के बारे में इन्हें ज्ञात था। इस वजह से उसे जो है हरा पाया। जैसे कि आपने देखा था रामायण में कि जब तक विभीषण ना आता तब तक जो है रावण का खात्मा कभी नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने यदि नंद वंश को हराया था तो सिर्फ एक वजह है कि आचार्य चाणक्य गुरु के वजह से, क्योंकि इन्हें जो है हर चीज नंदवंश के बारे में पता था, इसलिए उनको जो है हरा पाया इसने। वैसे तो उसके समय में बड़े बड़े सिकंदर जैसे शासक हुए, उसने भी जो है इनके राज्य पर अटैक नहीं कर पाया क्योंकि उनके पास कोई जासूस नहीं था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है कौन थे, आचार्य चाणक्य गुरु। तो इसके वजह से जो है नंद वंश के साम्राज्य को समाप्त करके मौर्य वंश का साम्राज्य स्थापित किया। यानी नंद वंश का साम्राज्य जो है समाप्त कर दिया और जो है मौर्य वंश का साम्राज्य स्थापित किया।
अब देखिए जब मौर्य वंश का साम्राज्य इसने स्थापित कर दिया तो वो 322 ईसा पूर्व में स्थापित किया था। कब किया था? 322 ईसा पूर्व में इसने जो है स्थापित कर दिया था। हर्यक वंश के अंतिम शासक मौर्य वंश यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जी ने जो है इसकी स्थापना कर दी थी मौर्य वंश की। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जब इसकी स्थापना कर देते हैं उसके बाद जो है आता है बिंदुसार। कौन आता है? बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। अब देखिए बिंदुसार जब आते हैं तो उसके बाद फिर अशोक आते हैं। जैसे कि अशोक जानते ही हैं, अशोक जो थे ये भारत के ही नहीं बल्कि विश्व में चक्रवर्ती सम्राट में गिने जाने वाले शख्स हैं जो कि अशोक के नाम से प्रचलित है। अब देखिए अशोक जो है एक चक्रवर्ती सम्राट है। अशोक एक चक्रवर्ती सम्राट है। इसने पूरे आसपास के क्षेत्रों को जो है जीत लिया था, पूरे आसपास के क्षेत्रों से जीत लिया था। दुश्मन इनके नाम से ही जो है कांपा करते थे। तो अशोक जो थे ये बहुत बड़ी साम्राज्य का स्थापना किए थे। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक अशोक थे। अब देखिए उसके बाद जो है अशोक जब आए तो इन्होंने जो है अपने जीवन में कई ऐसे कारनामे किए जो कि इतिहास में लेखन उपलब्ध है अभी भी। उसके बाद जब इनका खात्मा होने वाला था तो कलिंग युद्ध जब हुआ, अशोक जब कलिंग युद्ध में विजयी हुए तब जो है एक कहानी यहाँ पे आप बस याद रखिएगा। कहानी वैसे तो पता नहीं लेकिन सुने हैं कहानी कि जब वो कलिंग युद्ध से लड़ाई करके यानी कि विजयी होके जब घर लौटे थे तो इनके माँ ने, इनकी माता जी ने इनसे कहा, और ये जो है खुश से जो है जब कोई जीत करके कोई घर आता है तो उनकी खुशी तो आप देखते ही हैं। तो ये जो है खुशी से घर आया और माँ को बोला कि माँ मैंने आज इस विश्व का सबसे बड़ा युद्ध कलिंग युद्ध को जीत के आया हूँ। तो माँ ने उनको जो है बड़े ही निराशा से देखा और कहा कि बेटा तू आज युद्ध जीत के आया है तो बहुत खुश है, तू आज युद्ध जीत के आया है तो बहुत खुश है, लेकिन अगर तुम्हारे घर से कोई यदि हारा होगा या तुम्हारे घर में ही यदि मानो कि किसी का कत्ल हुआ होगा, किसी का खून बहा होगा या किसी की मृत्यु हो गई होगी तुम्हारे घर में, तो बताओ तुम आज क्या खुश होते? तो उसने कहा नहीं माँ, वो तो हम जीत के आए हैं, हम हारे नहीं हैं जो कि हम दुखी होंगे। तो कहा तुम जरा कल्पना करो कि जिसको तुमने मार के आया है, जितने लोगों की तुमने खून बहा के आया है, उन सब के घर में क्या बीत रहा होगा। तो बेटा क्या दूसरों की खुशी को उजाड़ कर खुद खुश रहना क्या अच्छी बात है? तो फिर यहाँ पे इस बात से जो है अशोक सम्राट का सोचने के लायक बात बन गई। उसने जो है सोचना स्टार्ट कर दिया कि माता जी ने ये कह दिया तो क्या कह दिया। तो वहां पे जो है इनका जो है नजरिया एकदम पूर्ण रूप से खुल गया और इसने जो है प्रण लिया, वहां पे इसने प्रण लिया कि मैं अब कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, अर्थात मैं अब कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा। और इसने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना कर दी, जिसे कि हम लोग धम्म के नाम से जानते हैं। तो बौद्ध धर्म की जब स्थापना इसने की तो उसमें जो है उसके प्रचार प्रसार में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। इसने युद्ध लड़ना छोड़ दिया। अब जब युद्ध लड़ना छोड़ दिया तो इनके जो आगे संतान हुए उसका भी जो है देखिए नस्ल के आधार पे नस्ल, यदि शेर यदि दहाड़ना नहीं जानेगा तो उसका बच्चा भी जो है यदि किसी में माहौल यानी जिस माहौल में जो रहेगा उसी तरह से वो पल के बनता है। उसी तरह से जब इनके पिताजी यानी अशोक के जब पुत्र हुए, उनके जब संतान हुए, वो सब भी जो है इसी माहौल में घुल मिल गए। तो यहाँ पे जो है मौर्य वंश का साम्राज्य धीरे धीरे वो क्या होगा, समाप्त हो जाता है। अब देखिए ये जितने भी वंश हमारे हैं, जैसे कि हमने बताया कि 4 वंश मौर्य वंश तक जो है आए हैं। अब देखिए चारों वंश जितने भी आपने पढ़ा, ये चारों वंश जो थे, चारों वंश को कैसे याद करें वो आप समझिए ट्रिक। तो वो ट्रिक हमारा है हरा सांप नींद में मारा, सॉरी वो ट्रिक हमारा है हरा नाग नींद में मारा। हरा नाग नींद में मारा, हरा से हो जाएगा हर्यक वंश, नाग से शिशुनाग वंश, नींद से नंद वंश, मारा से मौर्य वंश। तो इन चारों वंश को आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। उसके बाद अब जो आता है, जब ये विलासी हो गए, सॉरी जब ये धर्म में जब पूर्ण रूप से विलीन हो गए, तो उसके बाद जो है साम्राज्य एक उसके बीच जो है ऐसे ही कुछ चलता रहा। उसके बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। उसके बाद कुछ समय के बाद जो है वहाँ पे इस मौर्य वंश को जो है समाप्त करके कुछ विदेशी राजाओं ने जो है यहाँ पे शासन करने लगा। विदेशी राजाओं ने, शुंग वंश आता है, ये सब ने जब शासन किया तो उसके बाद जो है एक सबसे बड़ा वंश उभर कर आया, गुप्त वंश।
कौन सा वंश? गुप्त वंश। अब जब गुप्त वंश आया तो गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वो थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्री। इसके दूसरे जो शासक रहे हैं वो रहे हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। कौन सा? चंद्रगुप्त फर्स्ट। उसके बाद तीसरे जो रहे वो रहे हैं समुद्रगुप्त। उसके बाद चौथा जो रहे हैं वो रहे हैं चंद्रगुप्त टू, यानी जिसे हम बोलते हैं विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, चंद्रगुप्त टू। अब देखिए ये जो है हमारा चंद्रगुप्त टू जब शासक जो था ये बहुत ही इनका नाम जो है कई तरह की चीज़ों से हम जो है परिचित हैं, बचपन से ही इनकी कहानियां को सुनते आए हैं। यानी गुप्त वंश में यदि सबसे महानतम शासक वो रहा है वो चंद्रगुप्त टू रहा है। वैसे हम लोगों को विस्तार रूप में इसके ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ वर्णन रखना है कि कौन सा शासक किस वंश में आया है, उन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे। तो चंद्रगुप्त टू जो थे ये बहुत बड़े सम्राट थे। इसने जो है पूरे विश्व को जीत लिया था, जो कि 57 BC में, यानी कि हिंदू साम्राज्य था। ये गुप्त वंश जो था एक हिंदू साम्राज्य था और उसके जो है शासक थे वो विक्रमादित्य जो थे। इसने हिंदू कैलेंडर भी चलाया था जब पूरे विश्व को जीत लिया था, जिसे कि हम 57 BC के नाम से जानते हैं। जो ये हिंदू कैलेंडर चलाया था 57 BC के बारे में हमने आपको एक वीडियो में बताया है, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो चंद्रगुप्त टू जो थे, जिसे कि विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा हमेशा याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त टू को ही हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और गुप्त वंश की जो स्थापना की थी वो श्रीगुप्त ने की थी। उसके बाद इनके दूसरे जो शासक थे वो चंद्रगुप्त वन थे। उसके बाद इसके तीसरे जो शासक थे वो समुद्रगुप्त थे। अब देखिए समुद्रगुप्त जो थे ये भी महान शासक रहे हैं, ये भी महान शासक रहे हैं इसके किसके? तो गुप्त वंश के। तो ये सब चीज था हमारा मेन चीज, यानी कि सेकंड चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर आपको इतने चीज पता रहता है तो आपको हर चीज समझ में आता है। और एक और वीडियो आने वाले वीडियो में जो है आपको सेकंड पार्ट, यानी कि इस वीडियो का जब सेकंड पार्ट आएगा तो आपको जो है इससे संबंधित, यानी सेकंड चैप्टर से संबंधित आपको कई तरह की ऐसी जानकारी दी जाएगी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो 16 महाजनपद के बारे में इसमें हम लोगों ने मगध के बारे में पढ़ा। उन 16 महाजनपद को जो है हम अगले वीडियो में मैप के माध्यम से पढ़ेंगे कि उन 16 महाजनपद कहाँ पे स्थित हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।